हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी वर्ग 3 के अभ्यर्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी में। दोस्तों, आज हम सीडीपी के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो जो टॉप हमारे 30 क्वेश्चन हैं उनको हम एक एक करके हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थूल क्रियात्मक कौशल है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि स्थूल क्रियात्मक कौशल है। तो चलना, इसका पहला ऑप्शन है लिखना, दूसरा है चित्रकारी करना, तीसरा है चलना और चौथा है पकड़ना। तो हमारा जो हो जाएगा इसमें चलना, जो हम पैरों से क्रिया कर रहे हैं वो हमारा स्थूल क्रियात्मक कौशल होगा। लिखते हैं हाथों से, चित्रकारी भी हम हाथ से करते हैं, पकड़ते हैं भी किसी चीज़ को तो हम हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन चलते वॉकिंग करते हैं हम पैरों से करते हैं। तो ये हमारा स्थूल क्रियात्मक कौशल हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। जो विकास है, डेवलपमेंट, उसमें निश्चित क्रम पाया जाता है। तो विकास सिर से पांव तक होता है। विकास जो होता है वो हमारा सिर से लेके पैर तक विकास होता है, यह इसका निश्चित क्रम है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विकास के निर्धारक तत्व हैं। जो विकास है उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन जो हमारा है इसमें माता पिता का स्वास्थ्य, दूसरा माता पिता का शैक्षणिक स्तर और तीसरा है परिवार का सामाजिक संबंध और हमारा चौथा ऑप्शन है परिपक्वता एवं सीखना। तो जो विकास का निर्धारक तत्व है परिपक्वता एवं सीखना है, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है चौथा, दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित से संबंधित है। दौड़ना और चढ़ना ये पाँवों का क्रियात्मक कौशल है। हम जब दौड़ते हैं और चढ़ते हैं तो इसमें पाँव का यूज़ ज़्यादा होता है, तो पाँवों का ये क्रियात्मक कौशल है। इसके ऑप्शन आएंगे हाथों का क्रियात्मक कौशल, धड़ का क्रियात्मक कौशल, शारीरिक विकास, लेकिन तीनों नहीं आएंगे। इसमें आंसर आएगा पाँवों का क्रियात्मक कौशल। दौड़ना और चढ़ना निम्नलिखित से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाँवों का क्रियात्मक कौशल। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से खालिस्तान हैं। तो अंतर संबंधित हैं और अंतर निर्भर हैं। ये दोनों अंतर संबंधित हैं और अंतर निर्भर हो जाएंगे, वृद्धि और विकास। हमारा छठा क्वेश्चन है, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? जो भ्रूण होता है वो किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? तो इसका आंसर आएगा प्लासेंटा मतलब अपरा या प्लासेंटा से ये जुड़ा होता है माँ के शरीर से भ्रूण। हमारा जो सातवां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है? जो हमारा ब्रेन होता है उसका 75% विकास किस उम्र में होता है? तो 5 वर्ष की उम्र में हो जाता है। मस्तिष्क का 75% विकास है वो 5 साल की उम्र में हो जाता है। 6 वर्ष की उम्र में बोलेगा तो 85 से 90% हो जाएगा, और 3 वर्ष की उम्र में करें बात हम तो 50% हो जाएगा। हमारा आठवां क्वेश्चन है, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। जो चम्मच पकड़ने की क्रिया उसमें बालक सीखता है आँख और हाथ के समन्वय से। चम्मच पकड़ेगा तो देखेगा और देखेगा पहले चम्मच को, फिर हाथ से उसको पकड़ेगा, तो आँख और हाथ के समन्वय से चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। हमारा अगला 9वां क्वेश्चन है कि विकास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती परंतु प्रतिरूप का खालिस्तान अनुसरण करते हैं। सही बात है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। किसी व्यक्ति में तेजी से विकास होता है, किसी में रुक रुक के विकास होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा अनुक्रमिक और व्यवस्थित मतलब सीक्वेंशियल एंड ऑर्डिनरी। 10वां क्वेश्चन है, सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता और निरंतरता को आवश्यक है? मतलब सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता और निरंतरता को आवश्यक है कहा? तो ये कहा स्किनर ने। जो मनोवैज्ञानिक है स्किनर, उन्होंने कहा कि सीखने के लिए स्वतंत्रता और निरंतरता आवश्यक हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया? तो चॉम्स्की
जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने दिया भाषा अर्जन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये चॉम्स्की ने दिया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, बबलाना, बबलिंग स्टार्टेड इन ब्लैंक्स एज, मतलब बबलाना किस आयु में प्रारंभ होता है। तो ये जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो 2 महीने में बबलाना शुरू कर देता है। तो बबलाना किस आयु में प्रारंभ होता है, तो 2 महीने में। हमारा 13वां क्वेश्चन हो जाएगा कि बबलाने की क्रिया में प्रथम खालिस्तान होता है। तो स्वर, जो बबलाने की क्रिया में आ, ई, बच्चा ए ये स्वर को बोलता है, आ, ई, उ, इन स्वरों को, मतलब इन स्वरों का उपयोग करता है बच्चा बबलाने की क्रिया में, प्रथम स्वर का यूज होता है। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इसके ऑप्शन रहेंगे, अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है, गरीब विद्यार्थी कम अधिगम करता है, तीसरा किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, और गरीब विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है। तो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक जो विद्यार्थी होता है उसके अधिगम का आर्थिक स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। तो लिंग में विभिन्नता होना, जेंडर वेरिएशन होना, ये व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है विद्यार्थी में, तो विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो पहला ऑप्शन, विद्यार्थी को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। दूसरा, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। तीसरा, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। और चौथा, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इसका जो आंसर आएगा, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। जो सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो त्रुटियां जो अधिगम प्रक्रिया का भाग है, अधिगम में त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, तो त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 17वां नंबर का, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्ति परक विधि है। एक जो बालक होता है उसके व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्ति परक विधि है। तो वो हो जाएगी हमारी प्रक्षेप विधि, ये हो जाएगी हमारी प्रश्नावली विधि। प्रक्षेप विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि और समाजमिति विधि। तो इसमें आ जाएगा प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि जो हो जाएगी, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की, जो बालक का व्यक्तित्व कितना बढ़ा कितना घटा, उसके मापन के लिए हम करेंगे प्रश्नावली विधि। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होगा वो व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधि है। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है। तो साथियों के समूह, समुदाय और परिवार, ये सब पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन भावनाएं व्यक्तिगत होती हैं। इमोशंस हमारे जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए यह पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं होगा। हमारा 20वां क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है, जिससे कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं, उन्हें आज्ञाकारी बनाएं, उन्हें दोस्त बनाने में मदद करें, स्कूल के शिष्टाचार सीखें। बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना, जो बच्चों के सीखने के तंत्र हैं उसको समझना महत्वपूर्ण है, जिससे कि उन्हें
नई संकल्पनाएं सिखाएं। इसका आंसर आ जाएगा उन्हें नई नई संकल्पनाएं सिखाया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यह खालिस्तान के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब मैं सीख रहा हूँ, यह सीख रहा हूँ के माध्यम से मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगर हम अगले 22वें क्वेश्चन की बात करें, शिक्षकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे हैं। तो पहला सोचते हैं, दूसरा सीखते हैं। तो इसके दोनों ही आंसर सही हैं। शिक्षकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे हैं, तो उनको ये जानना पड़ेगा कि वो सोचते कैसे हैं और ये सीखते कैसे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ, 1 और 2 दोनों। हमारा अगला प्रश्न है 23वें नंबर का, अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया एवं आंशिक रूप से खालिस्तान प्रक्रिया माना गया है। तो अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। जो हमारा अधिगम है उसको आंशिक रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है। सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। तो इसमें विचार, धारणा और विश्लेषण। इसके ऑप्शन आएंगे केवल विचार, केवल धारणा, केवल विश्लेषण। तो इसके विचार, धारणा, विश्लेषण केवल नहीं आ सकती, ये सभी इंक्लूड होने चाहिए। तो सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें विचार होना चाहिए, इसमें धारणा होनी चाहिए और इसका विश्लेषण होना चाहिए। तो इसके आंसर आएंगे तीनों। अब हम 25वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं। जो अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं ये सही है। दूसरा, अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। अध्यापन अलग चीज़ है, अधिगम अलग चीज़ है। अध्यापन टीचिंग अलग चीज़ है, अधिगम लर्निंग अलग चीज़ है। तो एक दूसरे से संबंधित हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा गलत। और हम तीसरे विकल्प की बात करें, अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है, ये भी सही है। और अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया अध्यापन अधिगम दोनों से भिन्न होती है, ये भी सही है। तो क्या सही नहीं आएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन। इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। हम 26वें क्वेश्चन पे चलें। अध्यापन टीचिंग का संबंध खालिस्तान से नहीं है। तो टीचिंग का जो संबंध है वो खालिस्तान से नहीं है, अध्ययन से है, लिखने से भी है और अंकगणित से भी है। जब हम टीचिंग करेंगे तो उसको रीडिंग करवाएंगे, राइटिंग करेंगे, अर्थमेटिक भी आ जाएगा। अध्ययन, लिखना और अंकगणित तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिम्मेदारियाँ इसमें नहीं आएगा। टीचिंग में जिम्मेदारियों का संबंध नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा चौथा नंबर। अब आएंगे हम 27वें प्रश्न पे। तो 27वां प्रश्न है, अधिकार और दायित्व इसमें शामिल हैं। अधिकार और दायित्व इसमें शामिल हैं। पहला शिक्षा, दूसरा अध्यापन। तो केवल एक अधिकार और दायित्व होते हैं शिक्षा, एजुकेशन पे, अध्यापन पे नहीं होते। तो इसका आंसर आएगा केवल एक। हमारा 28वां क्वेश्चन है, अधिगम और सूचना खालिस्तान प्रक्रियाएं हैं। तो अधिगम और सूचना ये हमारी खालिस्तान प्रक्रियाएं हैं। पहला अपेक्षिक रिलेटिव, दूसरा प्रासंगिक कॉन्टेक्चुअल। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2 दोनों। मतलब अधिगम और सूचना अपेक्षिक हैं और प्रासंगिक हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं हैं। अधिगम और सूचना अपेक्षिक प्रक्रिया है और प्रासंगिक प्रक्रिया है। हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार है। अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार है। तो जो हमारी अधिगम प्रक्रिया उसमें सक्रिय रूप से भागीदार है, पहला अध्यापक, दूसरा शिक्षार्थी। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 2, शिक्षार्थी। अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जिम्मेदार शिक्षार्थी होता है लर्निंग में। तो ये थे हमारे आज के टॉप 29-30 क्वेश्चन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो, सही विषय की इसमें अपलोड हम